हिम आंचल वेलफेयर सोसाइटी और डाइट हमीरपुर के सौजन्य से नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन और चुनौतियों सेमिनार का आयोजन हमीरपुर के निजी कॉलेज में किया गया, जिसमें सरदार पटेल विश्वविद्यालय की उप कुलपति डी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सेमिनार में नए शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सेमिनार में जिला भर के करीब 200 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा पहले आप सब ज्ञात है कि जुलाई 2020 में आई और आप जानते हैं कि 2020 से लेकर लगभग 1.5 साल तो कोविड की वजह से बहुत से प्रयास नहीं हो पाए हैं और ये अभी हम कह सकते हैं कि करीब 6 महीने से ही जो है फिजिकल वे में इसमें प्रयास हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है उसकी हुई है और धीरे धीरे करके जो इसका एक फेज्ड मैनर में इसको इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास करने की बात की गई है। बहुत सी चीज़ें हम बहुत सारी जो आशंकाएं हैं उसको धीरे धीरे करके दूर किया जा रहा है और कुछ अच्छी चीज़ें जो है, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा रही है वो एक कह सकते हैं कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या टीचर सेंट्रिक रहती थी, इसको स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया गया है कि विद्यार्थी अपनी चॉइस के हिसाब से क्या पढ़ना चाहता है, क्या भविष्य में करना चाहता है, वो सारे प्रयास इसमें किए गए हैं। वहीं कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हमीरपुर के एक निजी कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2 शिक्षक और शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार को 3 स्तरों में रखा गया है। क्षेत्र में सेमिनार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अवगत करवाना है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो चुनौतियां पेश आ रही है, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें लगभग 200 से अधिक शिक्षक यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमीरपुर के, और उस सारे विषय पर चर्चा हो रही है। और इस पूरी सेमिनार को हमने 3 सत्रों में यहाँ पर रखा है। पहले सत्र में हमारे जो इस कार्यक्रम में रहे, इस सेमिनार में चीफ गेस्ट वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय देवदत्त जी यहाँ इस सेमिनार में रहे पहले में सत्र में। दूसरे सत्र में हमारे जो हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं हिमाचल प्रदेश के और पूर्व में कुलपति रहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, वो अब दूसरे सत्र में जो है वो चीफ गेस्ट के नाते, मुख्य अतिथि के नाते रहेंगे। और तीसरे सत्र में जो है जो समापन सत्र है हमारा, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश सोनी जी उसके समापन सत्र में रहेंगे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय वोकेशनल टीचर्स की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में राज्य के अलग अलग जिलों से 49 वोकेशनल टीचर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से वोकेशनल टीचर को इनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि यह प्रभावी तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला समन्वयक वोकेशनल ट्रेनिंग अश्विनी ठाकुर ने कहा कि वोकेशनल टीचर्स की स्किल को उभारने के लिए इस तरह की कार्यशाला का हर साल आयोजन विभाग द्वारा किया जाता है और उन्हें जो भी परेशानियां स्कूल के संचालन में पेश आती है उसे इस कार्यशाला में रखा जाता है और उसका समाधान यहाँ ट्रेनर द्वारा बताया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में वोकेशनल टीचर्स को इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि स्कूलों में आने वाले फंड का किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जाए और कैसे उसका रिकॉर्ड रखा जाए। और ट्रेनिंग में हमने जो मॉड्यूल तैयार किया है वो स्टेट ऑफिस शिमला और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के वोकेशनल ब्रांच ने मिलकर एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें हमने जनरल टॉपिक्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें हमारे फील्ड से जितनी भी हमारी क्वेरीज आती है, बीटीएस की जितने भी डाउट आते हैं उसको हम क्लियर करने के लिए प्रतिवर्ष ये एक ट्रेनिंग 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। 18 से 22 जुलाई तक ये फर्स्ट फेज़ की हमारी ट्रेनिंग है और इसमें हमने जो हमारे जनरल टॉपिक्स हैं उसमें हमारा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन इन द फील्ड एंड ओजीटी बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक फैक्टर है कि ओजीटी किस तरह से करनी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स, बच्चे कैसे स्किलफुल हों उसके लिए उसमें एक सेशन इंक्लूड किया गया है हमने। इसी तरह से हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो एक बहुत ही एक इंटरवेंशन स्टार्ट की है हब एंड स्कोप के ऊपर, उसको भी इंक्लूड किया गया है। उधर बिलासपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार और कवि स्वर्गीय शब्बीर कुरैशी की 16वीं पुण्यतिथि पर जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग के सभागार में कवि एवं साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि रामलाल ठाकुर के द्वारा स्वर्गीय शबीर कुरैशी के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं अपने संबोधन में मुख्य अतिथि रामलाल ठाकुर ने अपने बचपन के मित्र स्वर्गीय शबीर कुरैशी को स्मरण करते हुए इतने भावुक हुए कि उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि छात्र राजनीति से ही वे उनके मित्र रहे तथा उनकी लेखनी इतनी सशक्त थी कि बड़े से बड़ा विद्वान उनके आगे नतमस्तक हो जाता था। पत्रकारों के आपसी मनमुटाव में भी शबीर कुमार ने केवल सत्य का साथ दिया, जबकि भीड़ की सहमति उनके स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने कहा कि शबीर कुरैशी जैसी महान विभूतियां विरली ही पैदा होती हैं। संगोष्ठी के दूसरे सत्र में रविंद्रनाथ भट्टा ने शबीर कुरैशी पर पत्र वाचन किया, जिसे सभी ने सराहा। यहाँ पे जो भी हमारे साहित्यकार कवि साथी आए हैं, उनको भी याद होगा कि शबीर जी एक ऐसी शैली के मालिक थे, चाहे वो कड़वा कहना हो या अगर मान लो कोई कड़वी बात अच्छी भाषा में कहनी हो तो शबीर कुरैशी जी उसमें माहिर थे। हमेशा उन्होंने हर वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलने का बीड़ा उठाया था, ऐसे लगता था। मुझे एक बात याद है, जब मैं मंत्री था मेरा नैना देवी जी का कार्यक्रम था, शबीर कुरैशी जी नैना देवी में पहुंचे थे। सुबह वो माता नैना देवी जी के उन्होंने मत्था टेका और मुझे नीचे रेस्ट हाउस में मिले। मैंने उनसे पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ जाके आए? बोले माँ के दर्शन करने गया था। अब आप ये लगा दीजिए कि उनकी ये दिनचर्या थी, यहाँ पे वो मुस्लिम थे। बाबा नार सिंह जी के जाना, मैं ये कहूँगा कि उनकी रोज़ की जो है वो आदत थी। बिलासपुर में वन विभाग के ठेकेदार और डिपो होल्डर रूपलाल ठाकुर ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। उनके पास वन डिपो की अनुमति 2026 तक है। हालांकि शिकायत के आधार पर वन विभाग ने कार्रवाई की है, लेकिन पूरे दस्तावेज उनके पास मौजूद है, जिसके चलते वन विभाग की ओर से जब्त की गई खैर की लकड़ी को लेकर दस्तावेज जमा करवाने के बारे में कहा गया था। उन्होंने बिलासपुर में यहाँ तक कहा कि वन विभाग के ठेकेदार और डिपो होल्डर रूपलाल ठाकुर ने बिलासपुर प्रेस वार्ता बिलासपुर में की। रूपलाल ठाकुर ने इस दौरान मीडिया के समक्ष दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने कहा वह किसी भी धार्मिक कार्य के चलते घर से कहीं बाहर थे, जिसकी वजह से वे जवाब नहीं दे पाए। आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे गलत हैं। मैं 3-4 दिन पहले मैं किसी अपने धार्मिक कार्य से बाहर गया था, तो विभाग को कोई गुप्त सूचना मिली कि उनके डिपो पे कोई अवैध लकड़ी आ रही है और विभाग ने मेरे को सूचित किया था। लेकिन मैंने बोला था मैं बाहर हूँ और आके मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दूंगा। लेकिन चलो विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ अनाप शनाप शब्द लिखे हैं जो कि गलत है। मेरे पास जो लकड़ी है उसके मेरे पास सारे कागजात हैं। डिपो की परमिशन 2026 तक मान्य है और विभाग ने जो मेरे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं, कागज मांगे हैं, मैंने सबमिट कर दिए हुए हैं। अब जो विभाग कार्रवाई करेगा वो हमें मान्य है। उधर किन्नौर जिला के रारंग गांव में इन दिनों डाकरेन मेला चला हुआ है। इस मेले को किन्नौर के रारंग और कई अन्य क्षेत्रों में अपने अपने तौर तरीके से मनाया जाता है। इस मेले में गांव के ग्रामीण अपने घर के काम काज छोड़कर इस मेले में हिस्सा लेते हैं। मेला ग्रामीणों के लिए एक खास उत्सव माना जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक वित्तीय साक्षरता केंद्र मंडी द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सौजन्य से
सुंदरनगर जिला मंडी में एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। राकेश ठाकुर ने कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी के ज्ञान की कमी की वजह से व्यक्ति धोखाधड़ी करने वाले वित्तीय संस्थानों या ठगों का शिकार हो सकते हैं। उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का पर्याप्त ज्ञान न होने से वित्तीय नुकसान देने वाली फ्रॉड वित्तीय संस्थाओं और धोखेबाजों की चाल का शिकार हो जाते हैं। वित्तीय साक्षरता सभी प्रकार की आयु समूह, लिंग, वर्ग और सभी स्तर के लोगों के लिए उपयोगी और आवश्यक है। छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और विभिन्न प्रकार के रोजगारशुदा व्यक्तियों, वेतनभोगी व्यक्तियों, कर्मचारियों, प्रबंधकों, व्यवसायियों, उद्यमियों और सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी है। राकेश के मुताबिक लोगों के अनावश्यक खर्चों को कम करना और लोगों के बचत की आदत को स्थापित करना वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राकेश ने कहा कि आज भारत को सिर्फ विचार की नहीं बल्कि एक वित्तीय विचार की सख्त जरूरत है। जब हमारे समाज का एक एक परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी हमारा देश भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहती है। आज का जो कैंप था हमारा, इनका तो लिटरेसी तो मेरा भी एक मोटो था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो हमारा एक स्कीमें चली हुई है और आईसीडीपी जो चला हुआ था उसके बारे में मैंने प्रोग्रेस ली और जो प्रोग्रेस आई कि सोसाइटी जो कितनी बेनिफिटेड हुई, क्या इसमें मतलब आगे बढ़ पाई कि नहीं पाई। और लोगों ने ये कहा कि मतलब हमारे को अच्छा बेनिफिट हुआ, जिसमें सब प्रकार की सोसाइटियां थी, तीसरी थी, कम्युनिस्ट स्टोर थे, टैक्स थी। तो लोगों ने समझा कि नहीं मतलब इस प्रोजेक्ट से हमारे को काफी बेनिफिट हुआ। और तहसील यूनियन ने विशेषकर मैं तहसील यूनियन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे को यह नगरने का अच्छा प्रबंध किया। और इसके बारे में जो कुछ ये भी जानकारी ली कि जो आईसीडीपी से इनको पैसा दिया गया है, इन्होंने इसके बारे में क्या प्रगति की है, तो अच्छा काम ये कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में ये अच्छी तहसील यूनियन अच्छे रेनोवेट करके अच्छी बन जाएगी, तो ये इस सोसाइटी तहसील यूनियन का अच्छा ये तो भविष्य बनेगा। सोमवार को उपमंडल पद्धर में अमरटेक्स फैमिली मार्ट शोरूम का रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन उपमंडलाधिकारी पद्धर संजीत सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर एसडीएम पद्धर संजीत सिंह ने कहा कि पद्धर में पहला अमरटेक्स का शोरूम आज खुला है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को अच्छे और उचित क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे और सही सस्ते दामों में उपलब्ध होंगे। इसमें गुणवत्ता भी काफी हद तक अच्छी मिल सकेगी। पद्धर के लोगों को ये सुविधा मिल गई है। पद्धर शहर में आज अमरटेक्स का एक शोरूम खुला है। मुझे लगता है कि यहाँ के क्षेत्र के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है। एक ही छत के नीचे उनको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, सस्ते रेटों पे मिलेंगी। अमरटेक्स जनरली जो है वो कपड़े की मार्केट के लिए ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन इनमें ग्रॉसरी और अन्य आइटमें भी इन्होंने रखी हैं। मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि इनका एक्सपेंशन प्लान भी है। शायद ये ऊपर वाली मंजिल पे जो दूसरे इनका रेडीमेड्स और गारमेंट्स का जो है वो शायद दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे ऊपर वाली मंजिल पे। मुझे लगता है कि यहाँ की ग्रामीण जनता के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। जो फीलिंग वो शहरों में या मंडी में जाके लेते हैं वो यहाँ मिलेगी। हमारा पद्धर शहर के अंदर एक छोटी सी अमरटेक्स की कोशिश है कि हम लोगों को वो सेवाएं प्रदान कर सकें जो लोग शहरों में जाकर के, मेट्रो सिटीज़ में जाकर के लेते हैं। दूर दराज एरियो में भी हम वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं लोगों को जो उनको एक अच्छे शहर में मिलती है, ताकि लोगों को सस्ता सामान मिले, कम रेट पे मिले और क्वालिटी वाइज अच्छा है। क्योंकि अमरटेक्स की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी कपड़ा मिल्स हैं, सब हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग होता है कपड़ा भी। एक बार फिर से रुक लेते हैं किन्नौर का, जहां पर विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि लंबे समय से जिला किन्नौर में लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की अहम बैठक नहीं हुई है, जिसके लिए किन्नौर प्रशासन जिम्मेवार है। बैठक के न होने की वजह से परियोजना प्रभावित पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हुई, न ही बजट के बारे में पता लग रहा है। विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर जिला की परियोजना प्रभावित पंचायतों के विकास कार्यों के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में प्रशासन के पास राशि जमा की जाती है, परंतु जिला की 1000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना, टिडोंग परियोजना,
HP, PCL व कुछ अन्य छोटी परियोजनाओं ने लाडा यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में राशि जमा नहीं की है। ऐसे में दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने कार्य लटके हुए हैं और प्रशासन जल विद्युत परियोजनाओं से लाडा फंड में धनराशि जमा करवाने में असमर्थ दिख रहा है। कुछ वर्ष पूर्व प्रशासन ने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की बैठक करवाई थी, जिसमें परियोजना के अधिकारी नदारद रहे थे और अन्य छोटे लेवल के अधिकारियों को इस बैठक में भेजा था, जिसके चलते परियोजना के लाडा फंड जमा करने हेतु बातें सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर जल विद्युत परियोजना प्रशासन के समक्ष लाडा फंड में धनराशि जमा नहीं कर रही है तो उसका ब्याज क्या प्रशासन को देगी, यह भी संशय में है, क्योंकि प्रशासन व प्रदेश सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के समक्ष कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में जिला के परियोजना प्रभावित पंचायतों के विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। बीजेपी के 5 साल में इसमें भी जो है कोई मतलब मीटिंग नहीं हुई। एक आध मीटिंग हुई, परंतु उसमें भी उन मीटिंगों में पहले तो प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं, जो प्रोजेक्ट के जो लोग फैसला ले सकते हैं, वो नदारद थे और जो प्रोजेक्टों से हमें लाडा का फंड आना चाहिए था वो पैसा भी नहीं आया। अब लगता है कि प्रशासन के साथ इनका जो है सरकार के साथ कंपनियों के बहुत अच्छा जो है तालमेल है। इसी कारण जो है लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में आना चाहिए, ना तो JSW ने जमा किया है, ना ही HPCL ने जमा किया है, ना ही अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने जमा किया है, जिस कारण से बहुत सारे लाडा के तहत जो करोड़ों के स्कीमें हैं वो सारे के सारे आधर में लटके हुए हैं और इतने सालों से इसमें काम ना होने से जो है इनकी जो लागत है वो भी कई गुना बढ़ गई। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि प्रदेश के कहां-कहां शिवालयों में कैसे कैसे धूम मची रही। Abhilashi University, Chalchok, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, regular and lateral entry, BTech, Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission